जी वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये अपोजिशन, आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी बयान सामने आया कि अपोजिशन तो संजीदा है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन हुकूमत जो है वो कोई मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो संजीदगी नहीं दिखा रही। क्या वजह है? हुकूमत को क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सिस्टम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, या ख्वाहिश ये है कि किसी तरह से ये जमात ख़त्म हो जाए, जो कि होती नहीं है? आपको भी पता है कि जब नून लीग के खात्मे की जैसे कह लें कि ख्वाहिश थी वो भी पूरी नहीं हुई थी, पीपल्स पार्टी के खात्मे की ख्वाहिश थी तो भी पूरी नहीं हुई थी। सियासी जमातें ऐसे ख़त्म हुआ नहीं करती। आपको लगता है कि क्या इस तरह चलने से या इस तरह चलते रहने से कुछ जमहूरियत की भलाई होगी, कोई बेहतरी आएगी, वो अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो सकेगा मुल्क में सियासी? देखिए, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि पीटीआई समेत तमाम जमातें जो हैं उनसे अफ़हाम तफ़हीम और मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए। और पीटीआई का जो भी इस वक्त लीडरशिप है, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप काफ़ी वेवरिंग होती है और ये मालूम नहीं होता कि कौन साहिब फैसला है और फैसला ले सकते हैं या कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई सीरियस अफराद जिनको इमरान खान साहब नॉमिनेट करें तो वो मुशावरत का हिस्सा भी हो वो कर सकते चुके हैं, हैं, दोनों को, उनसे राजा नासिर मुलाकात भी अब्बास हो को भी सकती कर चुके हैं, चकजई साहब को भी कर चुके हैं। है। देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले तो ये है कि ना तो नासिर अब्बास साहब पीटीआई के हैं, ना अशक जई साहब पीटीआई के हैं। और अशक जई साहब जो कायदे हिज़्ब खिलाफ बने हैं वो भी नवाज शरीफ साहब की एक मीटिंग के मरहून मिन्नत हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो प्रॉपर लोग, दूसरा एजेंडा, कि मीटिंग का एजेंडा क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर एजेंडा क्लियर हो जाए, अफ़हाम तफ़हीम के लिए कभी ऐसी शराइत होती हैं जिनमें आप रद्द बदल कर सकते हैं। क्योंकि अभी शर्त यह है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एजेंडे में मौजूद रहना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो बाकी मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, आइनी मामलात हैं, या जैसे अभी मेरे दोस्त ने पीटीए के ने कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तो अगर मुल्क को चलाना है, कामयाब करना है, तो अफ़हाम तफ़हीम के लिए पीटीआई को अवेलेबल होना चाहिए और एजेंडे में वो तमाम इश्यूज शामिल करने चाहिए जो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये काजी साहब, ये मसला ये है कि एजेंडा एजेंडा बड़ा मसला है, क्योंकि अभी ये राजा साहब का भी बयान आया तो साथ ही मैं खबर पढ़ रहा था तो नीचे फिर वो खुनज़ादा साहब जो है उनकी उनकी भी एक स्टेटमेंट आ गई कि जी मुलाकात कराई जाए अडयाला जेल। अब मसला ये है कि अगर पूरे मुल्क का मामला जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का मामला सिर्फ अडयाला जेल में मुलाकात से जोड़ दिया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी, फिर उसके अंदर मसाइल तो बनते हैं। अब मसला ये है कि आपने यूथ की बात तो की, 25,000 नौजवानों की। वैसे तो डॉक्टर सईदुल्लाह साहब के बाल अब सफ़ेद हो गए हैं, ये भी जब नौजवानी में ये भी स्ट्रगल्स कर रहे थे, या बलोच साहब भी जब स्ट्रगल्स कर रहे थे, तो ये सारे नौजवान जो हैं ये उस स्ट्रगल के नतीजे में ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं आपको अपने आप को मनवाने के लिए भी, और बतौर पॉलिटिकल वर्कर भी आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप ये इनके खिलाफ रेजिस्टेंस दे सकते हैं, रेजिलियंट शो कर सकते हैं। अब मामला ये है कि ये मामला सिर्फ रिहाई तक होता है। जो नौजवानों का एजेंडा है या नौजवानों की बात है, कॉकरोच का हवाला तो आप दे देते हैं, लेकिन उनके लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे। महंगाई पे आप कोई बात नहीं करते हैं, आपका एजेंडे में महंगाई नहीं है, आपके एजेंडे में फलाह बहबूद नहीं है, नौजवानों के मसाइल नहीं है, मुल्क के मसाइल नहीं है, मुआशी मसाइल नहीं है। सिर्फ आपका एजेंडा जो है वो अडयाला जेल और उसके बाद रिहाई तक। तो मेरा ख्याल है, पता नहीं डॉक्टर सईदुल्लाह साहब ने तो रिहाई का कहा है, मेरा तो ख्याल अभी तो मामला मुलाकात की हद तक ही फंसा हुआ है। जी निशात साहब, पहले तो मुझे खुशी हुई कि आपने बहुत सारी बातों के जवाबात खुद भी दे दिए, जिसमें आपने ये कह दिया कि मामला रिहाई का नहीं मुलाकात का है, और उस मुलाकात का जो इन बेचारों के बस में भी नहीं है। देखे ना, महमूद खान अचकजई अगर एक मीटिंग की मार है फिर सर नवाज राजा शरीफ के साथ, नासिर अब्बास साहब ये जो तो पेशकशें कर रहे हैं या ये बात कह रहे हैं, तो फिर क्यों कहते हैं? हमने तो इनकी मर्जी का बंदा इनको दे दिया खान साहब ने जेल से बैठकर, और उन्होंने कहा कि भाई महमूद खान अचकजई इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या खान साहब को नहीं पता था कि महमूद खान अचकजई एक मीटिंग की मार है नवाज शरीफ के साथ? तो अगर वो एक ही मार थे मीटिंग की, तो कर लेते फैसला, उनके साथ बैठ के करवा देते उनकी मुलाकात इमरान खान से। लेकिन ये तो वो करवाएगा ना जिसके इख्तियार में कुछ होगा, जिसके अपने इख्तियार में कुछ नहीं है। हालत ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगी है अपने कैबिनेट के एक मिनिस्टर से। पता है ना आपको इस बात का? नहीं, कि मेरे मुझे इल्म में ऐसी माफ कोई कर बात दें, नहीं है। किससे मेरे माफी लोगों मांगी है बताइए? को, तो मेरे मुझे भी माफ कर दें, मेरे लोगों को भी माफ कर दें। हमसे गलत स्टेटमेंट निकल गई, किन से? हम हमने कर दिया हुआ है। आप मोहसिन नकवी की तो बात कर रहे हैं?
जी जी, मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मौदरत की है अपने एक कैबिनेट के किस मिनिस्टर से। मिनिस्टर से? इसलिए कैबिनेट के कौन से मिनिस्टर हैं जिनसे वो मौदरत कर सकते मतलब हैं? आप बताइए, नाम लीजिए ना सर, ये इसमें ये कौन सा इतना बड़ा मसला है कि आप मोहसिन इतना। नकवी साहब की बात कर रहा हूँ निशात साहब, और किसकी बात मोहसिन कर नकवी रहा हूँ? साहब से प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगी है। वो स्टेटमेंट्स राना सनाउल्लाह साहब ने दी हैं, या जो उनकी पार्टी अच्छा, की वैसे तरफ मेरे से पास असबाब हुकूमत खबर इसके उलट दी है। हैं। मतलब आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो खबर आई है जराए से वो इससे खैर उलट है। बहरहाल आप बात जारी रखिए। और दूसरा, आप ये फरमा रहे थे कि ये पीटीआई वाले जो हैं ये आवाज नहीं उठा रहे महंगाई के ऊपर। तो आप तो माशाल्लाह एक बड़े वाइब्रेंट किस्म के एंकर हैं। मुझे हैरानगी है कि आप ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई, आपको पता है कि पंजाब असेंबली में पीटीआई ने सिर्फ बजट इजलास में 150 से ज्यादा तकरीर की है। और वो सारी तकरीरी जो है वो, उनका मौकफ ही जो था वो महंगाई था, और इस सिस्टम में जो तबाही फैलाई जा रही है वो यही था। आपको पता है कि इसके ऊपर पिछले 4 महीनों में अगर आप देखें तो सिर्फ हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम ने हर तीसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इसके ऊपर कर रहे हैं। इसके अलावा जो केपी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं वो अलहदा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ जनाब, मैं ऑल रोज हर रात को हर शो में बैठकर ये बात कर रहा होता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर रहा होता हूँ, मैं जीडीपी के ऊपर बात कर रहा होता हूँ, मैं जो ये कर्जे ले रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहा होता हूँ। तो ये तो कहना बड़ी ज्यादती होगी कि पीटीआई इस बात पे बोल नहीं रही। काई साहब, आपकी बहरहाल, बात मैं असर नहीं तो रखती, ये क्या कहूंगा वजह है? कि हमारा फोकस हमेशा से ये है कि हम जो मैंडेट लेकर आए हुए हैं वो मैंडेट ये था कि लोगों ने हमें 8 फरवरी को वोट इसलिए दिया था कि हम आपको असेंबलियों में भेजेंगे तो आप इमरान खान को रिहा करवाएंगे। तो मेरे ख्याल से उससे भी हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वो मैंडेट जो हम लेकर आए हैं वो फोकस भी अपनी जगह पे कायम रहेगा। और जो इस हुकूमत की नालायकियां हैं, जो इनकी नाअहलियां हैं, जो इनकी बेवुक्तियां हैं, जो इनकी बेख्तियारियां हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम आवाज उठाते रहेंगे बार बार। ठीक है साबिर बलोच साहब, ये जो मामला है, अब ये तो वो कहते हैं कि जनाब आवाम ने हमें मैंडेट, जो बेसिकली जो वोट दिया, मैंडेट दिया, वो है कि जी बानी की रिहाई जो है ना, वो पहला एजेंडा है और वो मामला है। अब आपको लगता है कि इसके साथ आपको लगता है कि क्या हुकूमत जो है वो एक तो पहली बात तो ये भी तय करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आम बात की जाती है लेकिन इसका जवाब पूरे तरीके से दिया नहीं जाता है, क्या वाकई हुकूमत इतनी लागर है या इस काबिल नहीं है? आप तो इत्तेहादी हैं, आप जानते हैं कि वो मुलाकात भी नहीं करा सकती बानी से अडयाला जेल में। और दूसरा ये कि ये जो एजेंडा है, इस एजेंडे के साथ 8 फरवरी जो रिहाई के लिए दिया गया, जो कह रहे हैं मैंडेट, क्या रिहाई मुमकिन हो पाएगी? जहाँ तक रिहाई का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि ये मामला कोर्ट्स के साथ ताल्लुक है। लेकिन अगर जो है ना मुलाकात की बात है, आप जिस तरह फरमाया कि जी कि इनके इख्तियार में नहीं है, इनके बस में नहीं है, जिस तरह मेरे काजी साहब अभी फरमा रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर वो चाहे तो वो किसी की मुलाकात जेल में न करा सके। लेकिन असल में ये कि इनके दरमियान इख्तलाफात और इनके दरमियान बुग़्ज़ इतना गहरा हो चुका है कि इमरान खान के ज़माने में वो भी आपने देखा कि उसका रवैया कैसा था नून लीग वालों के साथ, नवाज शरीफ के साथ, बीबी मरियम के साथ, इन लोगों के साथ गाली गलौज फलाना ये वो जेल में डालना, जो भी व्हाटएवर जो तरीक़ाकार था उनका, उन्होंने तो किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि उनकी किसी से मुलाकात हो, वो उसको कंप्लीटली आइसोलेशन में रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वी शुड बिकम इलूफ, कंप्लीटली इलूफ। उसको जितना मेंटल टार्चर वो दे सकते हैं वो देना चाहते हैं उसको। तो और ये लोगों में कोई दम शम तो है ही नहीं। ये लोग जो है ऐसे ही बातें करते हैं, बनाते हैं जी ये वो, इनके पास ना अवामी कोई जो ना कोई प्रोग्राम है और ना इनके पास कोई इमरान खान को रिलीफ देने का कोई प्रोग्राम है। इनकी बातें आप छोड़ दें जी, ये आपस में ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं, ग्रुपों में जो है ना वो इसी में वो चलते रहेंगे और टिल द एंड के आखिर में इनका क्या अंजाम होगा। एनी हाउ, अच्छा बात ये है कि इस वक्त जो आपने जिस तरीके से यानी आपने कायद साहब से भी बात की, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताता हूँ आपको कि देखो इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने इन हालात में, पीपल्स पार्टी ने इन जो आज का जो सिचुएशन है, ग्लोबल सिचुएशन है, इंटरनल सिचुएशन है, मुल्क के अंदर जो बदमनी है, मुल्क के अंदर जिस तरीके से बलूचिस्तान में फ्रंटियर में फलाना तालिबान ये वो, पीपल्स पार्टी को मजबूरन थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ा है। लेकिन पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है कि जो इस वक्त जो एग्जिस्ट करती है अवाम के लिए, अवाम की भलाई के लिए और पाकिस्तान के लिए।
लेकिन सिचुएशन ऐसी जरूर है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज पीपल्स पार्टी को, उसकी लीडरशिप को करना पड़ा है। लेकिन चलो लेट्स सी, हम दुआ करते हैं कि जनाब हालात बेहतर हों। बलोच साहब, ये इलेक्शन के नताइज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लेकिन जो आम आदमी के मामलात है उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ये क्या मामला है? नहीं देखो, कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम किसी टर्म्स पे उनके आए, कंप्रोमाइज करके उनके किसी टर्म्स पे आए हैं। इसमें वो टर्म्स कहीं और से हैं जो उन लोगों ने पूरा का पूरा, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तहरीक इंसाफ ने ले लिया है, नवाज लीग ने ले लिया है, और हमने भी थोड़ा बहुत जो है ना उनको कंप्रोमाइज सेंस में कहा है कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया उनकी इस बात को, इसलिए कि हर तरफ शोरश है, हर तरफ जो है ना बदमनी है, हर तरफ हुकूमतों की। तो हुकूमत तो है ही नहीं अव्वल कि जिसकी रेट हो, रेट तो है ही नहीं किसी की। बलूचिस्तान में आप देख लें, फ्रंटियर में आप देख लें। अच्छा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि खुदा करे कि हालात ठीक हों। बस हम कितना रोना रोए वेरिजा, कितना कहें कि जी हालात बुरे, कितना कहें कि जी इकोनॉमिकली हम जो है ना डूबते चले जाएं। एक हमें अपनी जिम्मेदारियों का, अपने गरीब आवाम का जो है ना बिल्कुल पास नहीं है, उनका किसी किस्म का जो ना उनके मुतालिक हमारी कोई राय नहीं है, ना कोई चीज हम अगर नहीं भी कर सकते तो, लेकिन कम से कम थोड़ी सी कोशिश अगर होती थी तो लोग हम समझते कि भाई कि चलो कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम। वो दुनिया में वो दूसरों के मामलात को ठीक करने के लिए लगे हुए, लेकिन अपने जो है ना मामलात को वो कंप्लीटली बेबस है। वो मैं नहीं कहता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए, वो बेबस है, उनके इख्तियार में नहीं है। ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, टू वेरी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू। जिस तरह बिलावल साहब फरमाते हैं कि जी के फॉर्म 47 है, पता नहीं 48 है क्या है, अच्छा उसकी पैदावार है, ये 100% उसकी पैदावार है। 40 ये अभी भी इनकी नजरें 47 और 48 पे लगी हुई है। भाई आप जो है ना अपने, आप दूसरों के जो अदारे हैं उनकी शायद समझ में नहीं आया, आप उनको ट्रू पिक्चर दे दें, आप उनको सही जो है ना उनको बताएं कि जी दिस इज ये सही चीज है। जब सही चीज होगा तो आप सियासी बात करें, यू आर ए पॉलिटिकल पर्सन, आप सियासी लोग हैं और सियासत की बात करें और सियासत की यानी तर्ज पे चले। अगर आप जिंदगी भर यही समझते रहेंगे कि आप 47 पे आएंगे, 47 पे आएंगे, एक दिन आएगा कि जी वो 47 भी काम नहीं देगा, आप तो फिर क्या करेंगे? ठीक है मैं चाहूंगा जरा मैं डॉक्टर से, मैं आपके पास आता हूँ काजी साहब, लेकिन मैं डॉक्टर से ये जवाब ले लूँ क्योंकि आपने भी ये बात कही और इत्तेहादी होने के बावजूद साबिर बलोच साहब ने तो सीधा ही अब कह दिया कि ये तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है, इसकी कोई रिट भी नहीं है। और दूसरा जो मामला है कि जी ये फॉर्म 47 और 48 जो है ये अगर करके ये अब फिर लगे हुए हैं इसके पीछे, और इससे ये अगर हुकूमत बना भी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। या बलोच साहब जो कहा है बलोच साहब ने, डॉक्टर सईद इलाही साहब, ये एक तो पहले ये बताएं कि ये क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके इख्तियार में नहीं है मुलाकात, और अगर है तो वो क्यों नहीं करवाते, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो फिर जो साबिर बलोच साहब और इसके कि आपकी तो गवर्नमेंट जो है वो आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि जी वो लेजिटिमेट नहीं है, तो फिर क्या सवाल बचता है पीछे, फिर क्यों इस गवर्नमेंट को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, दो सवाल किए आपने। पहला ये कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुलाकात करवा सकते हैं या नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इस पोजीशन में है कि वो मुलाकात करवा सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए कि पीएम जब चाहें उनकी मुलाकात हो सकती है। और इसके बारे में जो ये तासुर है उसकी वजूहात और हैं मुलाकात ना करने की, और वो यही है कि जो मुख्तलिफ हंगामा आराई वहाँ होती है या वहाँ पे जेल के बाहर जो एक मुख्तलिफ जलसे जुलूस होते हैं उसकी वजह से कई चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन मुलाकात कराना प्राइम मिनिस्टर के अख्तियार में शामिल है। दूसरी बात अभी जो उन्होंने कही बलोच साहब ने कि देखिए ये जो मसला होता है ना कि जब हुकूमत जो होती है जब बनती है, आप इत्तेहाद बनाते हैं, तो पिछले 30-40 साल में पीपल्स पार्टी, MQM मुख्तलिफ इत्तेहादों का हिस्सा रही हैं। और इवन PTI की गवर्नमेंट भी कोलिशन गवर्नमेंट थी 3-3.5 साल के लिए। जी वही तो कोलिशन खिसका था, तो साथ ही कामयाब हो गई थी। तो मेरी गुजारिश है कि जो ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात होते हैं ये सियासत की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हुकूमत में आप शामिल हों तो जिम्मेदारी से बर्री ज़िम्मा नहीं हो सकते। तो अगर कोई नाकामी है, कोई मुश्किलात हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी PTI, पीपल्स पार्टी PMLN और उसके अलावा जो इत्तेहादी जमातें हैं MQM वगैरह, वो सबकी जिम्मेदारी होगी। इससे जान छुड़ाना आसान नहीं कि ये कह कर के जी फॉर्म 47, 45
जब इलेक्शन हुए हैं तो उसमें तमाम लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं, तो वो सिर्फ एक फार्मूला एक पार्टी के लिए नाफिज नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि होता ये है कि जब अवाम में जाते हैं मौजूदा हुकूमत के लोग, तो अवाम यकीनन उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं, मुतालबात करते हैं, और उसके अलावा उनकी जो कमज़ोरियां हैं उस पर रोशनी डालते हैं। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ लाहौर में जब कभी जाता हूँ गवर्नर हाउस में, तो गवर्नर साहब जो हैं वो पहले ये कहते हैं कि जी नाकामी हो गई है, और हमारी जो मकबूलियत है उसमें कमी शायद पीटीआई के अलावा पीएमएलएन के ताउन से हुई है। तो भाई पीपल्स पार्टी के तो सीटें बड़ी कम थी, तो उनकी कैसे यानी पॉपुलैरिटी में कमी हो गई। तो ये होता ये है कि मुख्तलिफ नाकामियों से मुंह छुड़ाने के लिए, अपने आप को उससे बरीजुमा करने के लिए आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरी पार्टीज पे, हालांकि ये हकीकत के मुनाफी होता है। जब आप हुकूमत का हिस्सा हैं तो क्रिटिसिज्म भी फेस करें, नाकामी भी फेस करें, अपने गले से उतार कर ये तौक या हार दूसरी पार्टियों को गले में मत डालें। ठीक। काजी साहब, मसला ये है कि ये तो हम ये हर प्रोग्राम में यही बैठकर डिबेट करते रहते हैं, हकीकतों का आपको भी पता है, बहुत सी चीज़ों का इदराक सबको है। ये जो मामला है ये सिर्फ जो बानी की रिहाई है वो आपने कहा जी अपनी जगह कायम रहेगी, उसके साथ आप जो बाकी मामलात हैं उसको किस हद तक आगे बढ़ा सकते हैं, ये क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, या उसके अंदर वो किस हद तक आपको आगे जाना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए नौशाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज के मामले में बड़ी क्लियर है कि हमने नेगोशिएशंस करनी है। नेगोशिएशंस के हवाले से पार्टी में एक प्रॉपर फार्मूला भी तरतीब दिया जा चुका हुआ है, मामलात भी हमारी अपनी इंटरनली डिसाइड हो चुके हुए हैं। उसके बाद ही तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें महमूद खान थे, अलामा नासिर थे, असद कैसर थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा मुद्दा सिर्फ यहाँ पे आकर इस बात पर खत्म हो जाता है कि जो मुज़ाकरात हैं वो करने किसके साथ हैं। देखिए ना, जब हम कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात मुक्तदरा के साथ करते हैं तो वो भी हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को बात अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं जी पीटीआई वाले तो कहते हैं हमने तो उनसे बात करनी है जिनके पास ताकत है। तो मेरा सवाल तो फिर एज अ पॉलिटिकल वर्कर यहीं आके खड़ा होता है कि आपके स्पीकर कौमी असेंबली हमारी कमेटी को बुलवाते हैं, उस पर बाकायदा टीओआर्स तय होते हैं। टीओआर्स में पॉइंट नंबर 1 क्या तय होता है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। हमने डिमांड की, उन्होंने एक्सेप्ट की कि जनाब बिल्कुल आपकी कमेटी की मुलाकात करा दी जाएगी ताकि मामला आगे चल सके। आज 1 साल गुजर गया है, मुलाकात नहीं करा सकते। ठीक, नहीं वो 1 साल नहीं गुजर गया, उसके बाद जो बातें जो चीजें सामने आई उसकी वजह से भी मामला था। मेरा पॉइंट छोड़ें, ये हम रोज बात करते हैं ना काजी साहब, मेरा पॉइंट ये इससे आगे कैसे बढ़ना है, ये एक्चुअल सवाल है कि इससे आगे कैसे जाना है। बात तो आपने हुकूमत से ही करनी है, ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी ख्वाहिश कर लें, या मुक्तदरा हो ना हो, ये एक बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन एक प्रोसेस, सियासी प्रोसेस जो है वो तभी शुरू होगा जब आप इस हुकूमत को तस्लीम करेंगे, और फिर तस्लीम करने के बाद संजीदा मुज़ाकरात शुरू करेंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन बस 30 सेकंड है मेरे पास टाइम, बस तस्लीम करना तो नामुमकिन है ना, बिकॉज पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि ये पूरी जो एक बिल्डिंग खड़ी हुई है इसकी बुनियाद ही झूठ पर है, ये फॉर्म 47 पे खड़ी हुई है, तो इसको हम किस तरह तस्लीम कर लें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जहां तक बात मुज़ाकरात की है, हम ये कहते हैं कि जो मुज़ाकरात की असल जिसके पास मैंडेट है उससे हमारी मुलाकात कराएं, हम मैंडेट लेकर आते हैं और आपके साथ बैठ के मामलात को तय करते हैं। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। अल्लाह करे कि वो लोग इनको मिल जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो जो असल लोग हैं जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आई डोंट नो कि उनको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। सियासी मामलात जो हैं, सियासी अमल जो है वो सियासी लोगों के साथ ही आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद जाके आप क्या करते हैं क्या नहीं करते ये बात की बात है, लेकिन पहले ये इनिशिएटिव यहीं से लिया जाएगा तो ही कुछ थोड़ा बहुत प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आज तक के लिए इतना ही नाज़रीन, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।